हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। मैं मैथ वाले भैया जी आ गया हूं आपका मैथ में 80/80 का सपना पूरा करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है जी। और लीनियर इक्वेशन में इस समय हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व भर भर के कर रहे हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चे मिलते हैं और कहते हैं भैया जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ना उसमें हमारी लंका लग जाती है। हालांकि वो लंका की जगह कुछ और कहते हैं, ठीक है, उसमें उनकी लंका लग जाती है। तो देखो भैया ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर आप भैया जी के प्लेटफॉर्म पे आ गए हो तो आपको जो है डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो मैथ से हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम से हो, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉमिस है मेरा कि अगर आपने मेरी हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका रिजल्ट आएगा और मैथ की जो रिटेन एग्जाम होता है उसमें 80/80 तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। तो अभी जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारी क्लास चल रही है वो है वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम में हमने अब तक क्या कर रखा है, कास्ट एंड आर्टिकल्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने कवर किया। उसके बाद ये है हमने क्या किया था, हाँ, जो डिजिट्स और नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज जो है हम फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चला जाए, शुरू किया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, जब हमने कहा बच्चा कि आज हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन तो आपके मन में आ गया कि भैया ऐसा जो है नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। अच्छा जी, अच्छा अब जो है p/q का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 3/4 है, ठीक है, 5/8 है, ठीक है, 6/11 है। तो इस तरीके से जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अच्छा जी, ये तो हो गया फ्रैक्शन। अच्छा, मान लो हमने जो है एक फ्रैक्शन का फॉर्म ले लिया p/q, तो उसमें हम एक, देखो ऐसा है ना, हम एक जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं। जहां बात करेगा फ्रैक्शन की तो वहां हम समझ जाएंगे वो p/q की बात कर रहा है, जिसमें से p हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है जी, और q क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। ठीक, जैसे ही कोई क्वेश्चन में कहेगा कि एक फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, p/q हम पहले से लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन शुरू किया जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे एक एक स्टेप को करते चले जाइए, इक्वेशन बनती जाएगी और आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते जाना और सॉल्व करते चले जाना, इक्वेशन बनाते चले जाना, फॉर्मुलेट करते चले जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा हाँ, एक चीज और, कई बार बच्चे इसमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अपनी तरफ से कि अच्छा वो कुछ ज्यादा हाइपर जो है, कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है वैसा। ये सब गलती नहीं करना है बच्चा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए फ्रैक्शन इज सच दैट if the numerator is doubled and denominator is reduced by 2। ठीक है, अच्छा क्या कहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर को हम डबल कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को जो है दो जो है रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, p/q है, जो है न्यूमरेटर क्या है, p है और डिनोमिनेटर q है। तो हमने क्या कहा है कि न्यूमरेटर को क्या किया है, डबल किया है, यानी कि पहले p था तो अब क्या हो गया है, 2p हो गया है। अच्छा जी, और क्या किया है, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 2। डिनोमिनेटर पहले क्या था, पहले था हमारा q, तो अब क्या हो गया है, 2 जो है इसमें से डिक्रीज किया है तो q - 2 हो गया, यही ना किया कहा है। अच्छा जी,
ठीक, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो वी गेट 8/3। अच्छा जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 8/3 होगा। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, p/q है। तो p कितना हो गया 2p और q कितना हो गया q-2। इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है कि अगर हमने ऐसा किया तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या हो गया 2p/q-2 इक्वल टू 8/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6p इक्वल टू 8q-16। इसको इधर लाते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8q-6p इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये जो है इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4q-3p इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारी प्यारी सी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी, ये है आगे ही क्या कह रहा है, बट अगर, लेकिन इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5। क्या कह रहा है कि अगर हम जो है न्यूमरेटर को 5 इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा जी, न्यूमरेटर पहले कितना था p था, अब कितना हो गया, अब कितना होगा दूसरे केस में न्यूमरेटर क्या हो गया 5 इंक्रीज कर दिया। तो 5 इंक्रीज करने का मतलब p+5 हो गया। अच्छा, एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड। क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर को क्या किया है, डबल किया है। डिनोमिनेटर क्या था q था, अब क्या हो गया 2q हो गया। अच्छा जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो वी गेट 3/4। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा p/q वो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अच्छा जी, तो p की वैल्यू कितनी है p+5 अब आ गई हो गई है, और q की वैल्यू कितनी हो गई है 2q हो गई है। सिंप्लीफाई करते हैं 6, 2 से 2 कट गया। अच्छा, तो 3q। अच्छा, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2p+10। ठीक है, तो ये 3q - 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारा। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 4q - 3p इक्वल टू 8। अच्छा जी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारी है क्या 3q - 2p इक्वल टू 10। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये हमारी ये कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, एक हमारी ये प्यारी सी इक्वेशन है, ठीक है, और एक प्यारी सी इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें p और q की दो प्यारी प्यारी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से p निकल के आएगा 16 और q निकल के आएगा हमारा 14। पता है ना कैसे सॉल्व करना है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इच्छा आपकी है कि आप क्या जो है चूज करना चाहते हो। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहोगे तो हम बता दे रहे हैं, एक काम करना कि यहाँ पे 2p है 3p है, अब ये भी हम बताएंगे, इसको खुद से करना। ठीक है, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो p वाला टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, इसको जो है 2 से करना और इसको 3 से करना, तो p वाला टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा। सॉल्व करना तो p की वैल्यू जो है 16 आएगी और q की वैल्यू 14 आएगी। ठीक है जी, आ गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को p और q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट किया है माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि डिटरमाइन द फ्रैक्शन। उसने आपसे पूछा है फ्रैक्शन की वैल्यू पूछा है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और आप ये गलती मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। गलती ये करते हैं कि p और q की वैल्यू तो निकालते हैं, आगे का काम करना छोड़ देते हैं। उसने आपसे पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, और फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपका है p/q। फ्रैक्शन कितना है p/q, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 16/14। तो ये हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ना कि 16 और 14 आपका फाइनल आंसर होगा, f आपका फाइनल आंसर होगा 8/7। यहाँ पे लास्ट में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, लास्ट में ये जरूर देखो कि क्वेश्चन में आस्क क्या है, पूछ क्या रहा है।
कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं, वहां तक जाते जाते थक गए और वहीं पे छोड़ दिया। ये बात देखो जरूर जो है, आप ये जब क्वेश्चन एंड कर रहे हो तो ये बात चेक करो कि क्वेश्चन जो पूछा था मैंने वही आंसर दिया है या आंसर अभी अधूरा है, और आप मुश्किल से जो है एक कदम पीछे होते हो आपका नंबर कट जाता है, आपकी लंका लग जाती है। ठीक है, तो ये पाप ना करें। ठीक, चलिए, तो ये रहा एक पहला एक छोटा सा जो नमूना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि when 4 is added to the numerator and 3 is subtracted from denominator। क्या कह रहा है, एक कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसके न्यूमरेटर में से 4 जो है ऐड किया जाता है। तो मान लेते हैं फ्रैक्शन हमारा क्या है, p बाई क्यू है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि फ्रैक्शन इज p बाई क्यू वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में आप पहले क्या था p, इसमें क्या कह रहा है कि 4 ऐड करना है, यानी कि p प्लस 4 हो गया। अच्छा जी, और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, 3 जो है डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर मेरा क्या है, q। अच्छा जी, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, q माइनस 3। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। कितना कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 3/2, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा p बाई क्यू है, फ्रैक्शन क्या हमारा p बाई क्यू है, वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब p बाई क्यू की वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो गया है, पहले क्या था, p बाई क्यू था, अब p बाई जो है जो फ्रैक्शन हमारा बनना है वो कितना बनना है, p प्लस 4 अपॉन q माइनस 3, यही हमारा फ्रैक्शन बनेगा ना। ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2p प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3q माइनस 9। ठीक है जी, इसको हाँ 3q माइनस 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 16 1 17, सही है ना, 3q माइनस 2p। हाँ, ये हमारी प्यारी सी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर p है, इसमें से क्या करा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि p माइनस 2 कर दो। अच्छा जी, एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पहले भी q था, अब भी क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अच्छा जी, तो द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो ऐसा करने पे जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, p माइनस 2 अपॉन q, ये कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस 6 इक्वल टू q। ठीक है जी, अच्छा ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, q की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर देना, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो प्यारी प्यारी जो है इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है, ठीक है जी, और हमारी ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो है दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो हमारी p और q की वैल्यू आएगी वो आएगी p इक्वल टू आपका 5 आएगा। अगर इसको और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो p इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, और q इक्वल टू आपका क्या आएगा, q इक्वल टू आएगा आपका 9। ठीक है, कुछ नहीं करना है, q की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर देना, p की वैल्यू 5 आ जाएगी, q की वैल्यू 9 आ जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, फ्रैक्शन हमने लिया था p बाई क्यू लिया था, तो हमने अभी केवल p और q की वैल्यू निकाला है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा p बाई क्यू, तो ये यानी फ्रैक्शन होगा 5/9, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि
केवल पी और क्यू की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ना है, इसको फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन पूछा पी बाई क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करके छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। अच्छा क्या कह रहा है, एक एक स्टेप चलते हैं। लंबा हो गया ना, नहीं समझ में आया? एक एक स्टेप पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर ये कि कोई एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन, सॉरी क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम का बात चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मान लेते हैं कि फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन इज p बाई क्यू। हमने एक फ्रैक्शन ले लिया p बाई क्यू, जिसका p जो है न्यूमरेटर हो गया और q क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है जी। अच्छा अब क्या क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा, जैसे जैसे विधि बताएगा वैसे वैसे करेंगे। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी कि p प्लस q की बात कर रहा है। ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। क्या कह रहा है कि 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बच्चा, कि जो न्यूमरेटर का ट्वाइस है उससे 3 कम है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, p है, इसका ट्वाइस यानी किसका 2 गुना, यानी कि 2p, उससे क्या है 3 कम है। ठीक है, ये वापस से देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल्स टू, इज 3 लेस देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या कह रहा है, 3 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का 2 गुना से 3 कम है। ठीक है, न्यूमरेटर p है, उसका 2 गुना 2p, उससे 3 कम है। ये हमारी एक प्यारी सी ये है कंडीशन आ गई। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। ठीक है जी, तो एक काम करें, यहाँ पे हमको मिल रहा है p इक्वल टू क्यू प्लस 3, यही मिल रहा है ना, p इक्वल टू क्यू प्लस 3। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, p इक्वल टू क्या हो गया, q प्लस 3, ये आ गया। हाँ एक सेकेंड, यार देखो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन हो गया है, इसके लिए सॉरी है, थोड़ा सा एक मिस्टेक हमसे हो गई है। ये जो है लेस नहीं होगा, ये होगा मोर। ठीक है, ये होगा हमारा 3 मोर देन। ठीक, अब फिर से जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, p बाई क्यू। ठीक है, और क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी कि p प्लस क्यू इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर की ट्वाइस से 3 ज्यादा है। न्यूमरेटर क्या है मेरा, p है, उसका ट्वाइस 2p, उससे क्या है 3 ज्यादा है, यही तो कह रहा है। जैसे देखते हैं क्या कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, क्या कह रहा है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर का ट्वाइस है उससे 3 ज्यादा है, यानी कि p प्लस क्यू इक्वल टू 2p प्लस 3 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो q इक्वल टू क्या हो गया हमारा, p प्लस 3 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाय 4। क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को
4 इंक्रीज कर दिया जाए, दोनों में 4 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो क्या होगा कि यानी पर p प्लस 4 हो गया और q प्लस 4 हो गया। ठीक है, ऐसा हम करते हैं कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज बाय 4 दे आर इन रेशियो 3/4। क्या कह रहा है कि वो उनका जो रेशियो होगा वो 3/4 होगा, यानी कि p प्लस 4 और दूसरा डिनोमिनेटर क्या आया है q प्लस 4, ये क्या होगा 3/4 के रेशियो में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि रेशियो 3/4 होगा, इसकी जगह ये भी कह सकता था, कई बार आपको ये इससे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिला है कि हमारा जो फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर हम कहते हैं इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इंक्रीज बाय 4 द फ्रैक्शन विल बी 3/4। ठीक है, रेशियो कह दे या फिर इसकी जगह कह दे फ्रैक्शन विल बी 3/4, तो बात वही है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते हैं, 4p प्लस 16 इक्वल टू 3q प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा 3q माइनस 4p इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये प्यारी सी हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, q इक्वल टू p प्लस 3 और 3p माइनस 4p, 3q माइनस 4p इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो क्या करना है, q की वैल्यू को उठाना और यहाँ पे पुट कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको p और q की दो प्यारी प्यारी वैल्यू मिलेगी। p इक्वल टू आएगा आपका 5 और q इक्वल टू आपका आएगा 8। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आपकी p की वैल्यू निकल के आएगी 5 और q की वैल्यू निकल के आएगी 8, जो कि हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या है हमने लिया था p/q लिया था, तो p/q की वैल्यू को जो है बताना ना भूलें, स्मॉल q था ना। ठीक है जी। अच्छा, तो p/q कितना हो गया हमारा 5/8, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। चला जाए आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, p/q हो गया। अच्छा, अब इसका न्यूमरेटर क्या है, p है, डिनोमिनेटर क्या है, q है, इन दोनों का सम p प्लस q हो गया। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, q है, उसका ट्वाइस 2q, उससे 3 कम है, 3 लेस देन इसका मतलब 3 कम है, यानी कि 2q माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, h 2q माइनस 3। यही तो कहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का ट्वाइस 2q से 3 कम है, 2q माइनस 3 हो गया। ठीक है जी, तो ये हमें एक पहली इक्वेशन मिल गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करने तो ये हो जाएगा q माइनस p इक्वल टू 3। ये हमें एक पहली इक्वेशन मिल गई हमारी प्यारी सी। ठीक, अब चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1। क्या कह रहा है कि जो दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को एक एक कम करो। न्यूमरेटर क्या था, p था, डिनोमिनेटर क्या था, q क्या था। अब क्या कहने के लिए कह रहा है कि डिक्रीज बाय 1। क्या कह रहा है कि दोनों को एक कम करो। ठीक है, यानी कि p माइनस 1 और ये हो जाएगा q माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर।
अगर हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में से एक कम कर दिया और डिनोमिनेटर में से एक कम कर दिया, तो जो न्यूमरेटर है वो जो है डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा। न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, p माइनस 1 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बचा है अब, q माइनस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, 2p माइनस 2 इक्वल टू q माइनस 1। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 2p माइनस q इक्वल टू 1। ये हमारी प्यारी सी एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी, इसको और इसको, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो अगर सॉल्व करूंगा तो जो हमारी p की वैल्यू आएगी, p इक्वल टू हमको मिलेगा, p इक्वल टू मिलेगा आपको, हमको मिलेगा 4 और q इक्वल टू मिलेगा हमको 7, ठीक है। p इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और q इक्वल टू मिलेगा हमको 7, ठीक है जी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना उससे, तो p की वैल्यू 4 आएगी और q की वैल्यू 7 आएगी, जो कि हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि डिटरमाइन द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, p बाई q था, तो p की और q की वैल्यू को रखेंगे तो 4 बाई 7 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर अब आपको डाउट लग रहा है कि यार हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो एक बार चेक करना हो तो क्या करोगे, चेक करते हैं कि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब कि आंसर हमारा सही है। चेक करते हैं, चलो क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना हो गया, 7 4 11। अच्छा, ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का ट्वाइस, यानी कि इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इससे 3 कम है, यानी कि 3 कम है, यानी 11, सही है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि सही है। अच्छा, अगली कंडीशन पे चेक करना है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द डिक्रीज बाय 1, ठीक है। न्यूमरेटर को भी एक कम कर दो और डिनोमिनेटर को भी एक कम कर दो, यानी अभी हो गया 3 बाई 7 था तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, अब क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर का आधा होगा, सही बात है भाई, 3 जो है 6 का आधा होता है। इसका मतलब कि जो हमारा p बाई क्यू का वैल्यू आया है 4 बाई 7, वो एकदम ठीक ठाक है। ये मैं आपको ऐसा एग्जाम में करके दिखाना नहीं है, मैं आपकी जो है, अगर आपको डाउट लगता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो एक सेल्फ जो है चेक करने के लिए है कि भाई अगर मेरा आंसर सही होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे पहले मैंने जितने 3 क्वेश्चन लगवाए हैं उसमें भी आप चाहो तो जो है चेक कर सकते हो। और यही नहीं, केवल यही 3 क्वेश्चन नहीं, वर्ड प्रॉब्लम के जितने क्वेश्चन होते हैं, अगर उसका जब आंसर आ जाता है तो उसको चेक करने का कि आपका आंसर सही है या नहीं, उसका एक तरीका है कि जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन में उसको अप्लाई करते जाओ। अगर जो है कंडीशन जो है, अगर आपका आंसर सही होगा तो कंडीशन को ठीक ठाक सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है जी। तो अब चलते हैं, ये थे हमारे कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, अब चलते हैं एज वाले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं एज वाले क्वेश्चंस की तरफ। एज वाले क्वेश्चंस पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी की एज है, ठीक है। अगर एज होगी तो एज का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम कहें तो उम्र, ठीक है। तो उम्र के 3 स्टेज आते हैं, एक होता है हमारा पास्ट, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, ठीक, और एक होता है हमारा फ्यूचर। एज इन्हीं 3 TUFUTUR, ठीक, एज इन्हीं 3 के बीच में होगी। अच्छा, एक या तो प्रेजेंट की एज होगी, या तो पास्ट की एज होगी, या तो फ्यूचर की एज होगी, यही 3 स्टेज होंगे एज के, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया है, एज वाले जो है क्वेश्चन की बात मैं करूं, तो कोई क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले वो देगा कुछ अलग अलग लोगों के नाम देगा, ठीक है, उसके बाद उनकी कुछ एज के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहला एक काम करना, नोट करना कि सबसे पहले क्या करना है कि जितने लोग हैं, ठीक है,
उनकी प्रेजेंट, भले ही वो फ्यूचर की बात करें, क्वेश्चन में पास्ट की बात करें, चाहे जो भी करें, पास्ट की बात करें चाहे फ्यूचर की बात करें, हरदम जो पर्सन है उनका प्रेजेंट एज तुरंत एज्यूम कर लेना। ठीक है, दो लोग हैं, दोनों लोग की प्रेजेंट एज मान लेना कि मान लो अम्मा है और ये है बाबूजी हैं, तो अम्मा है यानी कि मदर है तो उनकी मान लेना एम, फादर है तो एफ मान लेना। अक्सर कोशिश करना कि जो है अगर आप चाहते हो कि कंफ्यूजन ना हो कि हमने किसको क्या जो है एज्यूम किया था, तो कोशिश करना कि जो है जो भी उनका पहला लेटर है, जैसे मदर फादर है तो एम, एफ, सन है तो एस, ठीक है, डॉटर है तो डी, ये एज्यूम कर लेना। ठीक है, अगर कोई नाम है जैसे कि मान लो कि दे रहा है कंचन है और अरविंद है, तो अरविंद का ए उठा लेना और कंचन का के ए उठा लेना। कहने का मतलब कि अगर कंचन की प्रेजेंट एज क्या होगी के मान लेना, अरविंद की प्रेजेंट एज क्या होगी ए मान लेना। ठीक है, तो जो पर्सन दिया होगा उसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज जो है हम मानेंगे। ठीक है, भले ही वो फ्यूचर की बात करें चाहे पास्ट की बात करें, हमें उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो पर्सन होंगे उनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के लिए कौन सा जो है लेटर लेंगे, उसके लिए आप कोशिश करना कि जो उनके नाम का या जो रिलेशन है उसका पहला लेटर आप पिक कर लेना। उससे क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगी। अब मान लो, ठीक है, चलो अच्छा, ये तो हुआ प्रेजेंट की बात। अगर उसके बाद क्वेश्चन में अगर कहता है कि 5 साल बाद, तो उसके में 5 साल ऐड कर देना। ठीक, अगर कहता है 5 साल पहले, तो उसमें 5 माइनस कर देना। अगर 5 साल पहले की बात करेगा तो -5 कर देना। ठीक, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब कुछ ये है शब्दों से मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं कि जो है अगर कोई चीज दिया हुआ है, अगर प्रेजेंट में दिया है, ठीक है, प्रेजेंट के लिए क्या क्या वर्ड यूज करेगा कि एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करेगा तो एट प्रेजेंट हो गया। ठीक है, करेंटली। ठीक, और क्या यूज कर सकता है, टुडे, टुडे, या फिर नाउ। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट में दे दिया जैसे एज इज, एज इज या आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। एट प्रेजेंट, करेंटली का मतलब इस समय की एज, टुडे का मतलब आज की एज, नाउ का मतलब अभी, एज इज या आर यानी कि अभी उसकी उम्र क्या है। ठीक है, अच्छा, अब आप कहोगे भैया जी तब पास्ट के लिए क्या यूज करेगा। हमने कहा कि पास्ट के लिए क्या क्या यूज कर सकता है, सबसे पहले तो बिफोर कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, आपको एगो कर सकता है। ठीक, कि जैसे मान लो कहता है कि 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर एगो, 5 ईयर अर्लियर। ठीक है, और क्या यूज कर सकता है, और कर सकता है फॉर्मली, FORMELLY, स्पेलिंग देख लेना है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, या फिर कह सकता है कि इन द पास्ट। ठीक है, इन द पास्ट। ठीक, और क्या कह सकता है कि एज वाज या वर। ठीक है, तो अगर ये सारे वर्ड हैं तो इसका मतलब आप समझ जाना कि पास्ट में एज की बात कर रहे हैं। जैसे 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर एगो, 5 ईयर अर्लियर, 5 ईयर फॉर्मली, 5 ईयर इन द पास्ट, या फिर एज वाज 5 ईयर बिफोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है पहले की पुरानी एज की बात कर रहा है। अब आप कहोगे भैया जी तब ये बताओ फ्यूचर के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है। हमने कहा कि जैसे मान लो 5 साल बाद की बात करना है तो क्या क्या यूज कर सकता है कि 5 ईयर आफ्टर। ठीक है, 5 ईयर आफ्टर कर सकता है, या फिर 5 ईयर हेंस कर सकता है। ठीक, 5 ईयर हेंस कर सकता है, और क्या यूज कर सकता है 5 ईयर लेटर, और 5 ईयर लेटर हो गया। और क्या यूज कर सकता है कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, और क्या यूज कर सकता है कि जैसे मान लो इन 5 ईयर।
इन 5 ईयर। ठीक है, तो और क्या यूज कर सकता है कि एज विल बी, ठीक है, या फिर शैल बी। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज यूज करता है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि क्या बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। 5 ईयर आफ्टर, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, या फिर इन 5 ईयर, मतलब कि 5 साल बाद। ठीक है, या फिर कहता है कि एज विल बी या फिर शैल बी, इसका मतलब कि फ्यूचर की एज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे कि जो कि आपको पता होने चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उसमें करना क्या है, पहला काम कि जितने पर्सन है सबकी करेंट एज को तुरंत डिफाइन करो। ठीक, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे विधि करते जाना, आंसर खटाक से निकल के आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 ईयर, अच्छा जी, हेंस, 10 ईयर हेंस का मतलब कि 10 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, ए मदर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। क्या कह रहा है कि 10 साल बाद एक अम्मा जी की उम्र उनकी बिटिया की उम्र की क्या होगी, ट्वाइस होगी। ठीक है, अच्छा मैंने पहले क्या कहा था, सबसे पहला काम कंडीशन नहीं देखना है, पहले देखना है ये कौन कौन पर्सन है। एक क्या है, मदर, अम्मा जी हो गई, डॉटर इनकी बिटिया हो गई, तो इनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है। ठीक, तो लेट्स एज्यूम ये है, ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ मदर को मान लिया m, और जो है डॉटर को मान लिया, क्या मान लिया, डॉटर का d लिया, m का m, डॉटर का d। इससे काम करना आसान हो जाता है। आप m की जगह कुछ भी मान लो, p q x y z a b, कुछ भी मान लो, लेकिन मैं हरदम जो है पहला लेटर ले लेता हूँ। इससे क्या होता है कि काम करना हमें आसान हो जाता है। जहां m दिखेगा तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा या माना क्या था, किसकी एज ली थी, अम्मा की ली थी या बिटिया की ली थी। हमें पता है m का मतलब मदर होता है, तो जो है अम्मा जी की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं कंडीशन पे। क्या कह रहा है कि अब प्रेजेंट एज क्या है, m है, और इनकी क्या है, d है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, 10 ईयर हेंस, स्टेप बाय स्टेप 10 ईयर हेंस की बात किया, यानी 10 साल बाद। अच्छा, प्रेजेंट में m है। अब देखो एज वाले क्वेश्चन को टैकल करने का यही तरीका है, एक एक चीज पढ़ते जाओ और करते जाओ। 10 साल बाद की बात किया है ना, तो अभी तो इनकी m है और ये d है, तो 10 साल बाद ये क्या होंगे, 10 प्लस अम्मा जी की उम्र क्या होगी, अभी तो m है, 10 साल बाद क्या हो जाएगी, m प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अम्मा जी m थी तो ये m प्लस 10 हो जाएंगी, और उनकी जो बिटिया रानी थी वो d है, तो ये भी 10 साल बाद इनकी भी तो उम्र बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी, d प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा अब क्या कह रहा है, 10 साल बाद दोनों लोग की उम्र हमको मिल गई। अच्छा अब देखते हैं कि रिलेशन क्या क्या है। 10 साल बाद ए मदर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, तो अम्मा जी की जो उम्र होगी, यानी मदर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर डॉटर, अम्मा जी की जो उम्र होगी वो उनकी बिटिया की उम्र की 2 गुनी होगी। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, m प्लस 10 इक्वल टू क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ हर डॉटर, यानी कि 2d प्लस 10। यही तो कहा है। देखो आराम से करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। पहले मान लिया करंट में m है, d है, 10 साल बाद अम्मा जी m प्लस 10 और बिटिया रानी 10d प्लस 10 हो गई। अच्छा अब क्या कंडीशन कह रहा है कि अम्मा जी की उम्र कितनी है, m प्लस 10 है, ये इनकी बिटिया की उम्र की 2 गुनी हो गई, यानी 2d प्लस 10। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, m प्लस 10 इक्वल टू 2d प्लस 20 होगा। ठीक है, तो m माइनस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमें एक प्यारी सी इक्वेशन मिल गई। ठीक है जी,
ठीक है, अब चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। क्या कह रहा है? 10 ईयर एगो। एगो मतलब अभी बताया था ना, एगो का मतलब क्या हुआ? पहले, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की नहीं, 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 साल पहले अभी अम्मा जी एम पे हैं। अभी अम्मा जी किस पे हैं? एम पे हैं। चलो भाई, पास्ट के लिए हम ब्लू पेन का यूज करेंगे। अभी अम्मा जी किस पे हैं? एम पे हैं। 10 साल पहले अम्मा जी कितनी रही होंगी? भाई अभी एम है तो 10 साल पहले उनकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी, यानी कि m-10 होगा। 10 साल पहले अम्मा जी 10 साल m-10 थी। अब देखो यहीं पे रुकना है, जैसे क्या है, ये जो है 10 साल बाद 10 साल पहले, तुरंत पहले सबकी एज को बढ़ा दो या घटा दो। तो 10 ईयर एगो अम्मा जी की एज ये हो गई, और बिटिया रानी की उम्र क्या हो गई? D-10। यही तो होगा ना भाई, अभी डी है तो 10 साल पहले D-10। अब देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 ईयर एगो मदर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। ठीक है, अम्मा जी जो है अपनी बिटिया रानी की जो है उम्र की 4 गुनी थी। ठीक है, अम्मा जी की उम्र कितनी थी? M-10 थी। तो ये क्या थी? अपनी बिटिया रानी की उम्र की 4 गुनी। बिटिया कितने पे थी 10 साल पहले? D-10 पे थी, तो D-10 का 4 गुना हो। ठीक है, यही कंडीशन का था ना। देखो फिर एक प्यारी सी इक्वेशन निकल के आ गई। क्या? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा M-4D, नहीं M-4D नहीं होगा, ये हो जाएगा 4D-M = 30। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब हमें दो इक्वेशन मिल गई। एक क्या मिली है कि M-2D = 10, और दूसरी इक्वेशन हमको प्यारी सी मिल गई है 4D-M = 30। ठीक है, अब इसके बाद तो आपको पता है, इसके बाद का काम आपका है। सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन लगाओ, जिम्मेदारी आपकी है। दोनों को लगा लेना, तो m की और d की आपको एक प्यारी प्यारी वैल्यू निकलेगी। m की वैल्यू आएगी आपकी 50 और d की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी, और d की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, यानी कि जो है m क्या है? करेंट एज ऑफ अम्मा जी, और d क्या है? करेंट एज ऑफ बिटिया रानी। ठीक है, तो अम्मा जी की उम्र जो है अभी कितनी निकल के आई है? 50, और बिटिया रानी की उम्र कितनी निकल के आ गई? 20, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्या कह रहा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात किया था, तो प्रेजेंट एज m है और d है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात रुकना, कई बार क्वेश्चन में कहता क्या है कि हम लोग m और d निकाल के छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो है 10 साल बाद अम्मा जी की उम्र कितनी होगी, या फिर 10 साल पहले कितनी होगी, या फिर 5 साल बाद, कुछ और पूछ देता है। यानी कि करंट ना पूछ के प्रेजेंट या पास्ट में कोई वैल्यू पूछ देता है, और बच्चे गलती क्या करते हैं कि करंट एज m या d ऐसे निकाल करके वैल्यू निकली और उसके बाद वहीं पे होल्ड कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में आस्क क्या किया है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रेजेंट पूछा है या पास्ट की बात किया है। ठीक है, जो पूछेगा उसका आंसर हमको देना होगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में जब आपको लगता है कि आपका फाइनल आंसर है, एक बार चेक जरूर करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में क्या वही पूछा था जो हम बता रहे हैं, या क्वेश्चन में कुछ और पूछा था। ठीक है, फाइनल आंसर ये देने से पहले, इसको फाइनल करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्वेश्चन में आस्क क्या था। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए फादर एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एक पिताजी है और उनकी जो करेंट एज है वो अपने जो है 2 बच्चे हैं, उनके एज का जो सम है, सम ऑफ द एज का जो है उसका क्या है? 4 टाइम्स है। तो पहली बात क्या हमने कहा था? सबसे पहले जितने लोग हैं उनकी करेंट एज, कौन कौन है? पिताजी हैं और उनके क्या है? 2 बच्चे हैं। तो पिताजी की करेंट एज f मान लिया। ठीक है, बच्चों की एज C1 और C2 हो गया, चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2। चिल्ड्रन की बात किया तो चिल्ड्रन 1 हो गया और चिल्ड्रन 2 हो गया, यानी कि 3 एज हमने माना है। क्या क्या माना है? एक f, एक क्या हो गया? C1, और एक क्या हो गया? C2। ठीक,
अब क्या देखो क्या क्या अब देखते हैं क्या क्या रहा कंडीशन में, ए फादर एज यानी कि पिताजी की उम्र क्या है, एफ इक्वल टू इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, यानी कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, यानी कि दोनों बच्चों की उम्र का सम कितना होगा, C1 प्लस C2, और उसका 4 टाइम जो है वो होगा क्या होगा, पिताजी की उम्र के बराबर होगा। यही कहा था ना, क्या क्या था कि पिताजी की जो उम्र है, पिताजी की जो उम्र है वो उनके बच्चों की उम्र के का जो सम होगा उसका 4 टाइम्स होगा। तो ये हमारी एक प्यारी सी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, अब चलते हैं देखते हैं अगली कंडीशन क्या कह रहा है। आफ्टर 6 ईयर, जैसे 6 साल बाद की बात किया तो कंडीशन चाहे जो भी हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 साल बाद क्या होगा, एफ हो जाएगा एफ प्लस 6, सबकी एज बढ़ाओ। ठीक है, सी क्या होगा, सी प्लस 6 होगा C1, और C2 क्या होगा, ये भी जो है C2 प्लस 6। भाई ये 6 साल बाद पिताजी की 6 उम्र बढ़ रही है तो बच्चों की उम्र भी तो जो बढ़ेगी, तो F प्लस 6, C1 प्लस 6, C2 प्लस 6। अब देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है कि पिताजी की जो एज है आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। क्या कहा है, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो 6 साल बाद पिताजी की उम्र कितनी है, F प्लस 6। अच्छा, F प्लस 6। ठीक है, अच्छा पिताजी की जो उम्र होगी वो क्या होगी, उनके बेटों की उम्र का जो सम होगा उसका 2 गुना, यानी कि बेटों की उम्र कितना होगा, बेटों की उम्र कितनी है उस समय, C1 प्लस 6। याद रहे, गलती मत करना, C1 और C1 प्लस C2 मत करना। 6 साल बाद बच्चों की उम्र भी तो बढ़ेगी, तो C1 प्लस 6। ठीक है, एक बच्चे की उम्र, दूसरे बच्चे की उम्र क्या कितनी है, C2 प्लस 6, और इन दोनों का सम प्लस हो गया। अच्छा, पहले बच्चे की उम्र दूसरे बच्चे की उम्र का सम का कितना कहा है, ट्वाइस है, ट्वाइस यानी 2। यही तो कहा है कि 6 साल बाद पिताजी की उम्र F प्लस 6 होगी, वो किसके बराबर होगी, जो उनके पुत्र होंगे, जो बाबूजी के 2 पुत्र हैं C1 और C2, यानी कि अब ये 6 साल बाद ये C1 प्लस 6 C2 प्लस 6 होंगे, उनका जो दोनों पुत्र का जो है जो सम होगा उसके 2 गुने के बराबर होंगे। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा F प्लस 6। ठीक है जी, और एक काम करो, C1 और C2 को यहाँ पर भी सिंप्लीफाई इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि यहाँ पे C1 प्लस C2 ये पूरी आइडेंटिटी, पूरी जो है क्वांटिटी लेके चलते हैं। तो अगर ये 6 को मैं बाहर ले जाना चाहूँ तो क्या होगा, 6 6 12 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर जाएगा तो 24 हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2C1 प्लस C2 प्लस 24। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये जो 6 था इसको मैंने बाहर ले लिया, ये बाहर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 12, इस 6 को बाहर ले जाएंगे तो 12 होगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों प्यारी प्यारी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन ये हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, F की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, F की वैल्यू को उठा के पुट करो तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, 4C1 प्लस C2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू क्या कह रहा है, 2C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को इधर ले आते हैं तो 2C1 प्लस C2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि C1 प्लस C2 का मतलब क्या हुआ कि C1 क्या है, करंट एज, और C2 क्या है, ये भी करंट है, ये है दोनों बच्चों की। तो अभी करंट में जो है दोनों बच्चों की एज का सम कितना है, 9 है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर C1 प्लस C2 की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ C1 प्लस C2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें F की वैल्यू निकल जाएगी, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 36। ठीक,
क्या आ गया हमारा 36, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, पिताजी की जो है प्रेजेंट एज कितनी है, f है, f इक्वल टू क्या आ गया हमारा 36। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे। सबसे पहले जो प्रेजेंट एज मान लो, आगे जाएगा तो सबकी उम्र बढ़ा दो, पीछे जाएगा तो सबकी उम्र घटा दो, उसके बाद जो जो कंडीशन कहेगा उस वैसे उस कंडीशन को फॉलो करते जाओ, और आराम से क्वेश्चन बनेगी, जो है सॉल्व होगी, और ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अब एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पे, प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P एंड Q आर फ्रेंड। अच्छा जी, P और Q दो लोग हैं, दोस्त हैं, इनकी कुछ एजेस, अच्छा इनकी उम्र का डिफरेंस इतना इतना है। ठीक है, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, P और Q हैं, दो फ्रेंड हैं, तो दोनों की एज को एज्यूम कर लेते हैं, P की एज को P से और Q की एज को Q से। ठीक है जी, दोनों दोस्त हैं तो इनको बराबरी में रखते हैं। ठीक है, P है और Q है। ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। दो, ठीक है, P की एज को P से और Q की एज को Q से हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, और कोई आदमी है, याद चेक करते हैं, P's फादर M, यानी कि P के पिताजी, यानी ये ऊपर होंगे, M हो गए। अच्छा जी, और कोई है हिज सिस्टर N, किसकी सिस्टर की बात हो रही है, Q इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी कि Q की सिस्टर, यानी कि Q की सिस्टर क्या है, N है, यानी कि एक N आ गया, जो है वो क्या है, Q की सिस्टर है। ठीक है, तो N जो है Q की सिस्टर क्या है, N हो गया, सिस्टर ऑफ Q, सिस्टर ऑफ Q। ठीक है, उसको जो है N, उसकी एज को हम प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, N, यानी कि दो दोस्त हैं P और Q, तो उनकी प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, P और Q मान लिया। ठीक है, उनके P के पिताजी क्या है, M है, क्या M क्या है, फादर, फादर ऑफ P। ठीक है, P के पिताजी क्या है, M है, तो उनकी जो है करंट एज को हमने क्या मान लिया, M मान लिया। ठीक है, N जो है Q की सिस्टर है, तो उसका करंट एज हमने N मान लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें काम करने में आसानी होगी, जो दिया है उसी को जो है मान लेते हैं। तो जैसे P दिया तो हमें ये जब P की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे कि जो है, एक काम करो, स्मॉल में ना मान तो स्मॉल में मान लो। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही, कंफ्यूजन होगा तो स्मॉल में सबको मान लो। ठीक है, स्मॉल में मान लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, स्मॉल में मान लिया कि ये सब जो है क्या है, सबकी करेंट एज है। अच्छा, अब चलते हैं कंडीशन पे, P एंड Q आर द फ्रेंड हुज एज डिफर बाय 3 ईयर। ठीक है, P और Q की उम्र का जो है जो डिफरेंस है वो 3 साल है, यानी कि P माइनस Q इक्वल टू 3 कह दूं, या फिर Q माइनस P इक्वल टू 3 कह दूं। ठीक है, कोई भी कंडीशन हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, मान लो P माइनस Q इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, P's फादर M इज ट्वाइस एज ओल्ड एज P, यानी कि P के पिता M है। ठीक है, वो जो है अपने बेटे की उम्र का जो है P's फादर इज 2 गुना है। ठीक है, क्या कह रहा है, P's फादर M इज, यानी कि P के पिताजी M, उनकी उम्र क्या हो गई, M है, स्मॉल m हो गया, ये किसके बराबर है, ट्वाइस एज ओल्ड एज P, यानी कि ट्वाइस एज ओल्ड एज P, यानी P की वैल्यू। ठीक, एक हमारी ये क्वेश्चन आ गई, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। एंड क्या करा, Q इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एंड, Q के लिए क्या कह रहा है, Q का उम्र करंट क्या है, Q है, स्मॉल q है। अब ये किसके बराबर है, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एंड, अपने बहन की उम्र का 2 गुना, बहन की उम्र कितनी है, स्मॉल n है, उसका 2 गुना। सही है भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ M एंड N डिफर बाई 30 ईयर,
m और n के एज का जो डिफरेंस है वो 30 साल का है, ठीक है। यानी कि m और n, m की एज क्या है स्मॉल m, n की एज क्या है स्मॉल n, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 ईयर है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि m माइनस n करूं कि n माइनस m करूं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, m किसकी उम्र है p के पिताजी की उम्र है, n क्या है n जो है q की सिस्टर है, और q क्या है ये q क्या है q जो है q और p जो है आपस में दोस्त हैं। यानी कि कहने का मतलब कि मैं p हूं, मेरा दोस्त q है, उसकी सिस्टर n है, ठीक है। और मेरे दोस्त की जो बहन है उसका उम्र और मेरे पिताजी की उम्र का डिफरेंस 30 साल है। एक बात बताओ कॉमन सेंस की बात है कि किसकी उम्र ज्यादा होगी, मेरे पिताजी की या मेरे दोस्त की बहन की। जाहिर सी बात है कि मेरे दोस्त की बहन जो है छोटी होगी और मेरे पिताजी बड़े होंगे, यानी कि m जो है ग्रेटर होगा n से, m माइनस एन इक्वल टू 30 होगा, ठीक है भाई। नॉर्मली तो यही होता है कि हमारा जो दोस्त होगा वो लगभग ये देखो, ऐसे केस में आप ये कह सकते हो कि कैसे ये हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हो, है? भाई जो नॉर्मली ये यही माना जाता है कि जब दोस्त की बात आ गई तो ये मान लिया जाता है कि हम उम्र की बात की जाती है कि लगभग ये आसपास के एज की होंगे, अब पिताजी तक नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये हमारी एक प्यारी सी इक्वेशन ये 3 थी और ये 4 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये चारों इक्वेशन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक काम करते हैं कि m की वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2p, ठीक है। n क्या है, n की वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो अगर यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा q/2 होगा, ठीक है। q/2 होगा, ठीक है जी। अच्छा माइनस q/2 इक्वल टू 30 होगा। अच्छा अब यहाँ से q की वैल्यू को मैं जो है यहाँ पर पुट करूँ तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो q इक्वल टू हो जाएगा p-3 होगा, ठीक है। q इक्वल टू p-3 होगा, तो रखते हैं 2p माइनस p-3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमें p की वैल्यू निकल के आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 आएगी, सॉरी कितना आएगा, p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19, हाँ p इक्वल टू हमारा 19 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब इस p की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, ये दूसरा आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। और इस m की वैल्यू, p की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, तो p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो q इक्वल टू कितना आएगा, q इक्वल टू आपका आ जाएगा p की वैल्यू 16, q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, नहीं p इक्वल टू 19 हो गया, m इक्वल टू 38 आ गया, q इक्वल टू n कितना होगा, n कितना होगा q/2 19 माइनस, हाँ ठीक है। c की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो q इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 और n इक्वल टू जो है n कितना हो जाएगा, q की वैल्यू अगर 16 आ गई तो n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8, यानी कि सबकी करेंट एज हमको मिल गई कि कितना आया है, p इक्वल टू 19, q इक्वल टू 8 और m इक्वल टू 38 और n इक्वल टू 8। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एज ऑफ m एंड n, नहीं क्या कहा था, फाइंड द एज ऑफ p एंड q, p और q की केवल बात पूछा था, ठीक है। हमने तो सबका निकाल के रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछता है जो पूछा हमने तो सबका निकाल दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ जो है एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने 2 काम किए, फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए और एज वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच कि पिछले 1 घंटे से आप हमको झेल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से घंटा का बटन दबाओ यार, ताकि जो जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत घंटा जो है आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए व्यस्त रहिए, लेकिन सही जगह पे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी वर्ड प्रॉब्लम की फिर से होने वाली है, लेकिन अगली क्लास में हम जो करेंगे वो टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी आपके उसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।